कल ही था ना, यस, लास्ट लेक्चर। Facilitated diffusion water potential. ओके, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या स्टडी किया हमने? सिंपल सा डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? It is Passive absorption with passive the help of a absorption carrier. of carrier which does not पैसिव require एब्जॉर्प्शन। energy. Expenditure of energy is not required. ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है आपका? इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ कैरियर, जहाँ पे आपको एनर्जी लगती है क्या? No. No, it does not record any expenditure of energy. Okay, so basically it is a passive diffusion. Okay, उसके बाद में हमने क्या स्टडी किया? Water potential. Yes, water pressure potential represented by psi. Always कैसा होता है ये for pure water? Zero. Water potential for pure water is always zero. पढ़ा था ना हमने, जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट के टाइम पे भी स्टडी किया था हमने, और वाटर पोटेंशियल के टाइम पे भी। दिस इज आल्सो नोन एज केमिकल पोटेंशियल, राइट? Yes. So chemical potential of water potential is always zero and it is maximum for which type of water? Pure water. तो जब भी आप इसमें कुछ भी सोल्यूट वगैरह मिक्स करोगे, ये वैल्यू कैसे होगी? कम होगी, राइट? Decrease. अब Yes. जीरो से कम मतलब क्या? वैल्यू कैसे Negative. जाएगी? Negative. Exactly. Negative. Okay, so all these things we are already studied last lecture. और यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि हमारा डीपीडी क्या है? डीपीडी is known as your water potential, correct? OP is known as your osmotic potential and TP is pressure potential, right? Yes or no? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. लास्ट में फैक्टर्स देखे थे हमने। तो कौन से टाइप का वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स को फॉर एब्जॉर्प्शन? Capillary water. Capillary water. Capillary water. Yes, capillary water is available for the plants for absorption. इसके अलावा हमने देखा था कि मैक्सिमम हमारा कौन से टेम्परेचर के रेंज पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? 20 degree to 20 30 to degree 30 Celsius. यस, 20 to 30 डिग्री। और अगर सॉइल में आपका कंसंट्रेशन हाई है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, कम होगा सर। सॉइल में अगर आपका सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन हाई है तो एब्जॉर्प्शन आपका कम होगा। ओके, इसके अलावा अगर आपके सॉइल में एयर की क्वांटिटी कम है तो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा या नहीं होगा? कम होगा, कम होगा। कम होगा वो भी। ओके, और अगर ट्रांसपिरेशन हाई है बच्चा लोग तो एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट दिखेगा? वो भी इंक्रीज ज्यादा होगा, होगा। हाई होगा। हाई होगा, राइट? हाई होगा डायरेक्टली ये। प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ना। जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा Yes. उतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? नेक्स्ट देखा था हमने प्लाज्मोलिसिस। इसमें फ्लैसिड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट? एज पर एनसीईआरटी फ्लैसिड स्टेट कब आता है सेल का? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, and as per your textbook it is in hypertonic solution. समझ में आया? बट आज मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताती हूँ फ्लैसिड का। फ्लैसिड इज लाइक व्हाट? अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ तो पढ़ा था, सेल्स में बाहर की तरफ प्रेशर है, करेक्ट? अगर अंदर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ, बाहर के डायरेक्शन में। यस और नो? Yes. एंड ये आपका जो सेल वॉल है ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा। सो बोथ प्रेशर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, राइट? यस। सो फ्लैसिड मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ये जो आपका सेल है ना, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म और यू कैन से प्रोटोप्लाज्म, ओके? तो ये प्रोटोप्लाज्म जो प्रेशर लगा रहा है बाहर के इनवर्ड, जब आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हो एज पर योर टेक्स्ट बुक, ओके? जब आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करोगे
तो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा होगा। यस और नो? और ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर। यस और नो? Yes. तो यहाँ से कंटेंट बाहर जाएगा सोल्यूशन की तरफ, राइट? तो जब यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, जब सेल या सीड जो भी हम लेते हैं एग्जाम्पल, जब इसमें वाटर एंटर करेगा तो ये टर्जिड होगा, करेक्ट? Yes. याद है? बहुत ज्यादा खाना खा लिए, टाइट हो गया ना लेयर स्टमक का, तो बहुत ज्यादा अगर वाटर यहाँ पे अंदर एंटर कर रहा है तो लेयर क्या हो रहा है? टर्जिड हो रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है बाहर के टुवर्ड्स। यस और नो? Yes. तो हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल टर्जिड होगा या श्रिंक होगा? Shrink. Contents are moving outside, so your cell is going to shrink. अब shrink में क्या होता है? ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ना और साइटोप्लाज्म, ये हमेशा क्या डेवलप करता है? टर्जिड। टर्जिड मतलब इन द सेंस टर्जिड प्रेशर, करेक्ट, जो बाहर के तरफ लगता है। तो यहाँ पे फ्लैसिड मतलब ये होता है कि जब आपका ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है ना, व्हेन इट लूजेस इट्स टर्जर प्रेशर, ये जब इसका टर्जर प्रेशर लूज कर देगा क्योंकि कंटेंट्स बाहर निकल गए, करेक्ट? अगर तुम कुछ खाए नहीं हो 2-3 दिन से तो स्ट्रेच होगा क्या तुम्हारे स्टमक का स्किन? No. ओके, तो यहाँ पे भी सेम, कंटेंट्स अगर है ही नहीं अंदर, सारा कंटेंट्स ही बाहर निकल गया है, तो प्रेशर कैसे अप्लाई करेगा वो बाहर की तरफ? So ultimately flaccid means where your protoplasm or you can say cytoplasm loses the turgor pressure. Got it? इसके लिए प्लाज्मोलाइज जो सेल्स होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड साइड के वॉल्स। अगर मैं यही टर्जिड बनाऊं तो इट इज लाइक दिस। टर्जिड में पूरा स्वेलअप दिख रहा है, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो फर्क है, हमने ऐसा नहीं बनाया। अगर मैं श्रिंक बोलूं तो इट इज लाइक दिस। यस और नो? श्रिंक में एकदम छोटा होगा ना। तो फ्लैसिड मीन्स बेसिकली इतना एकदम श्रिंक नहीं होता है, इट इज लाइक कि आपका जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है ना, इट लूजेस द टर्जर प्रेशर, दैट्स इट। समझ में आया? या Yes, रिपीट ma'am. करूं वापस? सबको समझ में आया? वेर आर अदर्स? सो रहे हो क्या बाकी के लोग? श्रद्धा, सानिका? यस मैम। यस मैम। क्लियर है आप लोगों को? समझा? यस मैम। यस। तो फ्लैसिड सेल मतलब क्या होता है? जब आपका प्लाज्मोलिसिस में हमने क्या देखा, हमारा प्लाज्मोलिसिस में कौन सा ऑस्मोसिस होता है? एक्सऑस्मोसिस, राइट? Osmosis. तो यहाँ पे कंटेंट्स बाहर निकलेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप रखोगे सेल को तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक्सऑस्मोसिस होगा, क्योंकि सोल्यूशन में बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा। एंड वी नो इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो चीजें सेल के अंदर से बाहर निकलेंगी। अब जब सेल के अंदर से बाहर निकलेंगी सो दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या हो जाता है? इट बिकम्स फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब क्या? इट विल लूज विच प्रेशर? Turgor उसका जो pressure. साइटोप्लाज्म है या फिर प्रोटोप्लाज्म, यू कैन से इट विल लूज द टर्जर प्रेशर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, अब अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट बोलूं बच्चा लोग, डी प्लाज्मोलिसिस, तो क्या होगा? अपोजिट होगा इसका। Yes. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंटेंट्स अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। यस यस। और नो? और सेल्स आपका जो यहाँ पे श्रिंक हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम Turgid. टर्जिड, करेक्ट? टर्जिड हो Yes. जाएगा एकदम से। तो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, एंड आपका सेल यहाँ पे क्या बन गया? टर्जिड बन गया। अब यहाँ पे टर्जिड बन गया तो हमारा टर्जर प्रेशर आ गया। यस और नो? तो अब टर्जर Yes. प्रेशर मतलब यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म हमारा जो सेल है बाहर की तरफ टर्जर प्रेशर लगा रहा है, और जो आपका बाहर वाला वॉल है वो अंदर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है, करेक्ट? याद है ना ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो रोकता है बाहर आने से कंटेंट्स को। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन।
याद है सबको? Yes. ओके, सो इन diplasmolite cell the pressures are equal and opposite. यहाँ पे हमारा टर्जर प्रेशर आ गया. So here turgor pressure is equals to osmotic pressure, but again opposite in direction. ठीक है, क्लियर है प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस? एनी डाउट टू एनीवन? यस, नो? No, ma'am. ओके, सो फ्लैसिड का लिख लो बच्चा लोग. प्लाज्मोलिसिस हेडिंग दो. ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मेन मेन पॉइंट्स लिखो. प्लाज्मोलिसिस हेडिंग दो. एक्स ऑस्मोसिस होता है वैसा लिखो. फ्लैसिड का डेफिनेशन जरूर लिखना प्लीज. और मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एज पर एनसीईआरटी फ्लैसिड कब होगा सेल? जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे हम तब. बट एज पर योर टेक्स्ट बुक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इट विल बिकम फ्लैसिड. फ्लैसिड का मीनिंग सबको समझ गया ना? व्हेन योर द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म लूजेस द टर्जर प्रेशर देन सेल बिकम्स फ्लैसिड. बाहर की तरफ कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा वो. डन बच्चा लोग? So plasmolysis, exosmosis, when the cell kept in hypertonic solution, the contents are moving outside the cell. Here turgor pressure becomes zero and the cells become flaccid. एक कंडीशन मिला हमको कि जब भी आपका प्लाज्मोलाइट सेल होगा वहां पे हमारा टर्जर प्रेशर क्या होगा? हमेशा जीरो. समझ में आया बच्चा लोग? Yes. प्लाज्मोलाइट सेल बेचारा, उसके पास कुछ है नहीं, पहले से उसके कंटेंट्स बाहर मूव हो गए हैं तो वो पहले से ही श्रिंक हुआ है, तो उसमें टर्जर प्रेशर हमेशा जीरो होगा. हमने स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसे कंडीशंस लिख के लिए हैं. कहीं पे डीपीडी जीरो है, कहीं पे दोनों इक्वल है, आपका टीपी और ओपी. डन राइटिंग? डीप्लाज्मोलिसिस में क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस, राइट? चीजें बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगी. कौन से सोल्यूशन में होगा बच्चा लोग डीप्लाज्मोलिसिस? हाइपर Hypotonic. या फिर आइसोटोनिक? Hypotonic. यस, हाइपोटोनिक में. क्योंकि हाइपोटोनिक में आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा कहाँ पे होगा? कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म. सो मूवमेंट विल बी फ्रॉम लो टू हाई, आउटसाइड टू इनसाइड. ओके, सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डीप्लाज्मोलिसिस होगा वेयर टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन. प्लाज्मोलिसिस में ऑलवेज सेल्स आर फ्लैसिड, सो देयरफॉर ऑलवेज टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो. क्लियर है सबको बच्चा लोग? किसी को कुछ डाउट? नो मैम. ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे पाथवे ऑफ मूवमेंट. मतलब पहले मुझे ये बताओ, एब्जॉर्प्शन में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं. सबसे पहले क्या होगा? इम्बिबिशन, करेक्ट? इम्बिबिशन के Yes. बाद क्या होगा? डिफ्यूजन. Diffusion. डिफ्यूजन के बाद में लास्ट में ऑस्मोसिस. Osmosis. उसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा. सबसे पहले इम्बिबिशन पढ़ा जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, करेक्ट? फिर हमने डिफ्यूजन पढ़ा. मूवमेंट कैसा होता है? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो, यस और नो? एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इज फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन. क्लियर है इतना सबको बच्चा लोग? Yes. ओके, अभी हम लोग मूवमेंट देखेंगे कि ये मूवमेंट होता कैसा है. सो बेसिकली देयर आर 2 पाथवे. वी नो कि कोई भी लाइफ है तो उसमें बेसिक यूनिट सेल है, करेक्ट? सेल्स आर प्लेस्ड इन अ एडजेसेंट मोड. एडजेसेंट सब समझते, एक के बाजू में एक. पाथवे पढ़ेंगे अभी हम कैसा मूवमेंट होता है.
दिख रहा है सबको? Yes. अब लेयर्स होते हैं, ये सबको पता है बच्चा लोग। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है कहीं पे, प्लांट है कोई भी, तो उसमें लेयर्स होगा। सबसे बाहर वाला लेयर आपका आउटर लेयर क्या होता है बताओ? स्टडी किया ना हमने, कल भी रिवाइज किया क्लास में। आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? एपी, याद है? मिडल वाले को मीजो, अंदर वाले को एंडो। यस और नो? Yes. ओके, तो यहाँ पे भी सबसे बाहर वाला लेयर आपका क्या है? इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद बच्चा लोग आपका आता है कॉर्टेक्स। सबको पता व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्टेक्स? पहले लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। देन एंडोडर्मिस, तो ये अंदर ये बाहर, बीच में आपका कॉर्टेक्स, एंड लास्ट में आपका आता है पेरिसाइकिल, एंड देन हियर जाइलम। अब देखो, वाटर मूवमेंट का हमारे पास दो तरीका है। ठीक है, यहाँ से सारे वाटर्स क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। दिख रहा है सबको? The water are entering into the cell with the help of this pathway. क्लियर है? अब ये जो आउटर लेयर है ना स्टूडेंट, दिस आउटर लेयर, दिस इज नथिंग बट योर सेल वॉल। ओके, ये आउटर वाला पार्ट आपका सेल वॉल है। अब सेल वॉल के अंदर वाला लेयर कौन सा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Yes. ओके, तो यहाँ से अब वाटर जो है एंटर कर रहा है। नाउ वी हैव टू पाथवे। पहला तो ऐसा कि वाटर आपका कैसा एंटर करेगा? इट विल एंटर इनटू दिस सेल वॉल एंड ऐसे ऐसे ही मूव करेगा वो सेल वॉल के थ्रू डायरेक्ट। दिखा? सबको समझ में आया? Yes. ओके, तो एक तो हमारा ये मूवमेंट हो गया। दूसरा है फ्रॉम दिस साइड, अंदर से। ये लेयर समझे, एक एक चीज पहले समझते। लेयर समझा, सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम लास्ट में। इतना समझा बच्चा लोग? दिस आर द लेयर्स। अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, अगर मैं जैसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो एक के ऊपर एक लेयर है, करेक्ट? जैसे हमारे स्किन का है, दिस इज द एपिडर्मिस, फिर अंदर और भी लेयर्स है, मेसोडर्मिस, फिर अंदर एंडोडर्मिस, करेक्ट? वैसे यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सबसे बाहर का लेयर कौन सा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, फिर आपका पेरिसाइकल, फिर आपका जाइलम। क्लियर है इतना? लेयर्स Yes. क्लियर है? अब वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का दो पाथवे है। पहला हमको दिख रहा है ब्लू कलर से कि वो कैसे जा रहा है मूवमेंट, इट इज थ्रू आउट द सेल वॉल, करेक्ट? सेल वॉल के अंदर अंदर जा रहा है, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ के बीच से जा रहा है। यस और नो? यहाँ Yes. तक दिख रहा है सबको ये मूवमेंट? सो दिस पाथवे इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? जहां पे आपका वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? थ्रू आउट द सेल वॉल। समझ में आया? क्लियर है या कुछ डाउट नहीं समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, ma'am. ऊपर से जा रहा है सारा चीजें, कुछ तो बताओ। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा कंसेप्ट लगाती हूँ मैं, अगर समझ में आ रहा तो फिर समझो। इसी में दो एरो दिख रहा है आपको, एक बीच में रेड और एक साइड साइड में। सो दिस इज द पोर्शन जहां पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, करेक्ट? तो ये पूरा खाली है, तो यहाँ पे आपको दो मूवमेंट दिख रहा है। एक तरीका है सेल वॉल की तरफ से मूवमेंट दिखाने का, वाटर मूवमेंट। दूसरा है अंदर अंदर।
अभी अंदर ये सेल्स हैं, ये सबको दिख रहा है, दिस आर द एडजेसेंट सेल्स, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, मतलब लेयर्स है ना, तो लेयर्स भी सेल्स की बने होंगे, यस और नो? तो मूवमेंट कैसा होगा, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, करेक्ट? सो वी हैव Yes, टू ma'am. ऑप्शंस फॉर दिस मूवमेंट। एक ऐसा है कि सारे सेल्स के सेल वॉल्स जो है इंटरकनेक्टेड है और वहां से मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा इट इज इन बिटवीन द सेल्स, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, ये जो स्पेस दिख रहे हैं ना सारे सेल्स के बीच में, इंटरकनेक्टेड है ना सेल्स, बीच में यहाँ पे स्पेस है, कटिंग्स है, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वाटर का, यस और नो? दिस स्पेसेस, यहाँ से वाटर मूव करेगा, तो ये स्पेसेस दिख रहे हैं, एम्प्टी स्पेसेस दो सेल्स के बीच में, दिस स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो आपको दो पाथवे है, अगर प्लाज्मोडेस्माटा से मूवमेंट दिखाया वाटर ने, सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक पाथवे। बच्चा लोग समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो बस इतना सा बेसिक याद रखना है। एपोप्लास्ट में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट सेल वॉल के थ्रू होगा, आउटर लाइन के टुवर्ड्स होगा, बराबर, बाजू बाजू से, साइड साइड से निकल रहा है, बीच से कुछ लेना देना नहीं है उनका। ओके, दूसरा का सिम्प्लास्टिक पाथवे पूछा, तो मतलब यहाँ पे मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, दैट्स इट। आपको बस इतना ही याद रखना है। प्लाज्मोडेस्माटा से मूवमेंट हो तो कौन सा पाथवे? Plastic pathway. सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हुआ तो कौन सा पाथवे? Plast. एपोप्लास्टिक पाथवे। ओके, क्लियर है इतना? Yes. ये लेयर्स क्लियर हुए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इतने क्लियर हुए बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, अब वन मोर थिंग, आपका जो एंडोडर्मिस है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्ट्रिप प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। अभी हम देख रहे थे ना मूवमेंट हमारा एपोप्लास्ट का यहाँ से हो रहा था, यस और नो? तो इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। सुबेराइज मैट्रिक्स का एक स्ट्रिप प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो आपका वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था एपोप्लास्टिक का, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। कहाँ पे? एंडोडर्मिस में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि और कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस। ओके, व्हाट इज द फंक्शन? इट इज ब्लॉकिंग द एपोप्लास्ट पाथवे। अभी यहाँ पे जब भी ब्लॉक हो गया तो पानी यहाँ से आगे जा पाएगा क्या? No. No. सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ से वाटर का मूवमेंट इट इज लाइक दिस। समझ में आया? क्योंकि Yes. आगे है ना सिक्योरिटी गार्ड है, आगे जाने ही नहीं देगा, तो मतलब है क्या, रिटर्न ही आना पड़ेगा। तो एपोप्लास्टिक पाथवे हमारा कहाँ तक है? टिल कॉर्टेक्स तक। बाद में एंडोडर्मिस में विद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर का मूवमेंट ऑटोमेटिकली इनवर्ड होता है। और एंडोडर्मिस के बाद से हम, एंडोडर्मिस के बाद हमारा पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद हमारा जाइलम है। तो वहां तक अगर वाटर का मूवमेंट कराना है तो फ्रॉम एंडोडर्मिस टू जाइलम मूवमेंट कौन से पाथवे की वजह से होगा बच्चा लोग? Plastic. सिम्प्लास्टिक पाथवे। वेरी गुड, क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने 4 लेयर्स, 5 मतलब लेयर्स पढ़े। सबसे पहले बाहर हमारा एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर अंदर जाइलम। ठीक है, दिस आर द लेयर्स नॉर्मल। अब वाटर एंट्री का हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 रास्ता है हमारे पास। ओके, पाथवे मीन्स रास्ता, वे। वी हैव 2 वेज, आइदर वी कैन मूव टुवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द सेल वॉल, जो कि इंटरकनेक्टेड है सेल्स का, तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। और वी कैन मूव with this adjacent cells with the help of what? Symplastic pathway बोला तो आपको क्या याद रखना है? Plasmodesmata. Okay, these are the open spaces that is interconnected the adjacent cell. जो बगल बगल के cells interconnected है, ये gap, ये जो spaces है ना empty, this is known as plasmodesmata.
So when the water is moving with the help of plasmodesmata, this is known as symplastic pathway. तीसरी हमने चीज जो इंपॉर्टेंट पढ़ी कि एंडोडर्मिस में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है. ओके, इट इज अ सिविराइज मैट्रिक्स का एक स्ट्रिप बना हुआ है, दैट इज नोन एज, कौन सा स्ट्रिप बताया बच्चा मैंने? Casparian strip. यस, कैस्पेरियन स्ट्रिप. इट इज मेड अप ऑफ सुबेराइन मैट्रिक्स, तो इसके वजह से क्या, इट इज अ सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से क्या होगा, ये अंदर जाने नहीं दे रहा है वाटर को. तो वाटर के पास कुछ ऑप्शन है क्या? अब सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा, तो वो जा पाएगा क्या यहाँ से बेचारा? No. तो इट विल मूव टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस. तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि फ्रॉम एंडोडर्मिस टू जाइलम हमारे पास एक ही पाथवे है, दैट इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, ma'am. एनी डाउट टिल हियर टू एनीवन? बहुत इजी है. सबका क्लियर है? प्लीज फटाफट ये डायग्राम बना के लो, दिस इज इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा इजी है ये, इसको समझना. सेल्स के पहले लेयर्स बना लेना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन जाइलम. वाटर एंट्री का वी हैव टू ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल और थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. Your apoplast pathway is also known as non-living pathway, क्योंकि वो सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा है ना. तो मुझे एक चीज बता सकते हो बच्चा लोग, दोनों में से कौन सा फास्ट होगा पाथवे, सेल वॉल वाला या फिर सेल्स के बीच वाला? एक चीज सोचो, अगर सेल्स है तो सेल्स में अंदर कंटेंट्स भी होंगे, करेक्ट? Yes. अब तुमको अगर कहीं से मूवमेंट करना है, तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास. एक रास्ता ये, बीच में 5-6 लोग खड़े, तुम उनको क्रॉस करते जाओ. दूसरा रास्ता आपके पास, दूसरा वे ये है कि जो एम्प्टी है, तो आप कौन सा चूज करोगे? जल्दी Empty. कैसे पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन में? एम्प्टी वाले पे. ओके, Yes. तो हियर वी नो कि ये सेल्स का इंटरमीडिएट बीच से, तो यहाँ पे सेल का कंटेंट्स भी प्रेजेंट है. So it is slower as compared to apoplast pathway. समझ में आया? apoplast pathway is faster and it is also known as non-living pathway, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कोई भी रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है. सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्प्टी स्पेस है ना, तो कोई भी रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, फटाफट हो रहा है. तो इट इज द फास्टर वे. हो गया डायग्राम बना के? No, ma'am. ओके, बनाओ. अब बच्चा लोग, रूट्स में वी नो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स होते हैं, राइट? Yes. तो अभी जो हमने ये कैस्पेरियन स्ट्रिप देखा, दिस इज फॉर द प्राइमरी रूट. अगर मैं यही सेकेंडरी रूट में लेती हूँ ना सिनारियो,
सिचुएशन, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी रूट्स है ना, उनके पास ऐसा वे है कि वो डायरेक्टली कहाँ से अराइज हो रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ के डायरेक्टली यहाँ से अराइज हो रहे हैं, जो डायरेक्टली यहाँ पे जाइलम पे लिंक करेंगे। तो सेकेंडरी रूट्स अगर आए ना सिचुएशन, तो वहां पे कंटेंट्स को सिम्प्लास्टिक पाथवे लेने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट एपोप्लास्टिक के हेल्प से भी जाइलम तक पहुंच सकते हैं। कौन से रूट्स में? सेकेंडरी रूट, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंडरी रूट्स में क्या होगा, देयर इज नो नीड कि उनको सिम्प्लास्टिक पाथवे लेना पड़े, वहां पे सेकेंडरी रूट्स ऐसा होता है पाथवे, उनके पास डायरेक्टली रास्ता है कि वो जाइलम तक पहुंच सके। तो वहां पे वो क्या करेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप को पास आउट करके डायरेक्टली जाइलम तक पहुंच सकते हैं, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी रूट्स। Done, ma'am. एवरीवन डन? बाकी के लोग हो गया बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, एकदम प्रॉपर किए सब, सारा चीज लिखे। सुनाओ, थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, फटाफट बोलो आप लोग। पाथवेज कितना है हमारे पास? 2. फर्स्ट वन इज Apoplastic. Symplast. ओके, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। अब आपका बच्चा लोग जो सिम्प्लास्ट है ना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। अब डिफरेंस हमको पता है, एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है अच्छे से? किसी को Yes. कुछ डाउट इसमें? एपोप्लास्ट में कैसा होगा, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। सिम्प्लास्ट में कैसा होगा, विद द हेल्प ऑफ Plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। So symplast is further divided into 2. एक है आपका vacuolar and the another one is transmembrane. सॉरी, ओके। सो इतना सबको क्लियर है? अपोप्लास्ट जो पाथवे है वो कहाँ तक होगा, ये बताओ मुझे फटाफट। इट विल बी ऑकर टिल Cortex तक होगा. कॉर्टेक्स तक, ओके। यू कैन से इट इज स्टिल एंडोडर्मिस, क्योंकि हमारे एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है ना, Yes. क्वेश्चन Yes. आएगा ये, ओके। सो इट इज स्टिल एंडोडर्मिस, ये चीज याद रखना, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस तक है। अगर कॉर्टेक्स तक बोलोगे तो कॉर्टेक्स को तो क्रॉस करके एंडोडर्मिस में जा रहा है ना, वो एंडोडर्मिस से डायरेक्शन रिवर्ट हो रही थी ना, यहाँ तक कॉर्टेक्स को क्रॉस करके आपका वाटर एंडोडर्मिस में गया, यहाँ देखा सिक्योरिटी गार्ड है, फिर इसने डायरेक्शन चेंज किया और सिम्प्लास्टिक वे लिया। समझ में आया? तो एपोप्लास्टिक Yes. पाथवे कहाँ तक है बच्चा लोग? इट इज स्टिल एंडोडर्मिस, ऑकर टिल एंडोडर्मिस तक, ठीक है। और हमारा जो सिम्प्लास्टिक पाथवे, इट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के वजह से ही इसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही है। सो इफ यू वांट यू कैन राइट इट, अदरवाइज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में जाते हैं। ये समझ में आया सबको? Yes. Yes. दोनों पाथवे। फास्टर पाथवे कौन सा है बच्चा लोग? Apoplastic. यस, एपोप्लास्टिक। वाटर एब्जॉर्प्शन का हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अभी तक वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने क्या क्या देखा? वाटर एब्जॉर्ब हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, विदाउट एनर्जी। एनर्जी अगर नहीं है तो दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं? Passive. यस। एनर्जी अगर इन्वॉल्व है तो इट इज कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। एनर्जी इन्वॉल्व नहीं तो इट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन, एनर्जी इन्वॉल्व है तो इट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इतना सबको पता है? Yes. ओके। अब सबसे पहले
हमारा जो वाटर होता है ना बच्चा लोग, उसमें से 100 में से 98% जो होता है ना वाटर एब्जॉर्प्शन, इट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? एक्टिव और पैसिव में से 98% कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है? इट इज अ पैसिव। सोचो कैसे? क्योंकि अभी पैसिव में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, याद आ रहा है? इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस। तीनों में से किसी में भी एनर्जी लगा था क्या? No. तीन के तीनों पैसिव थे, राइट? तो अभी तक कब से हमने जो भी पढ़ा वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स, वो कैसा था? इट वाज पैसिव, करेक्ट? So 98% एब्जॉर्प्शन इज विद द हेल्प ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि उसी सीक्वेंस में होता है जो हमने पढ़ा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये दिया गया है आपको कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स। इसका मतलब क्या? रूट्स के हेल्प के वजह से, मतलब थ्रू द रूट्स चीजें एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, रूट्स उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कोई बताने वाला है? अच्छा ठीक है, इतना याद रखना कि एब्जॉर्प्शन इज थ्रू द रूट्स। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, पैसिव एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होगा? यहाँ पे हमने कुछ तो स्टडी किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन में ट्रांसपिरेशन का। पैसिव एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब एनर्जी तो कुछ इन्वॉल्व है नहीं इसमें। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, एब्जॉर्प्शन कैसा होगा बच्चा लोग? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? इट विल बी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन हमारा डे टाइम पे होता है या नाइट टाइम पे होता है? दिन में होता है, रात में होता है ट्रांसपिरेशन? डे टाइम। ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो सबको पता है ना? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फेज, राइट? एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। सबको क्लियर है ट्रांसपिरेशन? तो Yes. ट्रांसपिरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो। देखो यहाँ पे हमारे रूट्स है, रूट्स में आपने पानी डाला, एब्जॉर्प्शन हुआ। प्लांट है, प्लांट में लीव्स प्रेजेंट है, करेक्ट? यहाँ से पानी डाला आपने, एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे क्या होगा? वाटर एंटर करेगा, करेक्ट? विद द हेल्प ऑफ जाइलम, वेनलेट, वेन्स, वेनलेट, सारी चीजें प्रेजेंट है ना लीव्स में। Yes. उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेस, करेक्ट? वेपर फेस में अब लॉस होने के बाद जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा पानी का। लॉस Yes. ज्यादा हो रहा है तो रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगा ना? तो जितना Yes, ज्यादा ma'am. ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डे टाइम पे हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन भी कब होगा बच्चा लोग? Day time. यस। So transpiration directly proportional to passive absorption occurs क्वेश्चन आएगा तो कोई नाइट वाइट मत करके आना, ठीक है? डे टाइम पे ही आपका ट्रांसपिरेशन होता है, 98% दोनों में से आपका पैसिव होता है। अब ये होगा कैसे? ट्रांसपिरेशन जब होता है वहां पे लॉस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक जो जाइलम, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द वाटर, करेक्ट? अब आपका ये लेयर है, ठीक है, स्टेम है ये, तो यहाँ पे जाइलम है रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द वाटर, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करा रहा है, यस और नो? Yes. तो जब चीजें यहाँ पे जो लीफ अटैच्ड है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है पानी एवापोरेट ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीड ज्यादा लग रहा है वाटर का। तो जितना ज्यादा नीड यहाँ पे लगेगा, यहाँ से सप्लाई डिमांड भी उतना ही होगा, यस और नो? डिमांड भी उतना ही करेंगे ना जितना यहाँ पे यूज में आ रहा है। जितना Yes. ज्यादा यूज उतना ज्यादा डिमांड, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक वाटर कॉलम बन रहा है जहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। टेंशन मतलब कौन सा? जो तुम लोग देते हो टेंशन, लाइक अब प्रेशर डेवलप हो रहा है, ओके?
प्रेशर डेवलप होगा किस चीज के लिए? आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो कैपिलरी ट्यूब वाला फंडा। वहां पे क्या होता है, टेंशन और प्रेशर की वजह से आप वो जो ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है वो ऑटोमेटिकली सक कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेंशन एक हो रहा है, सो इट इज अ पुल मूवमेंट। पुल मतलब समझ रहे हो, चीजों को क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, चीजें लॉस हो रही, तो ये क्या करेगा, चीजों को अपनी तरफ खींचेगा। तो वाटर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट बच्चा लोग? So here water is pulling positively towards the upside, passive जिसको बोलते हैं, passively मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी एनर्जी नहीं लग रहा है ना, तो दिस इज अ वाटर इज पुलिंग। पुलिंग और पुशिंग समझते हो ना? Yes. ओके, सो वाटर इज पुलिंग। तो जितना ज्यादा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट, उतना ज्यादा ये लोग वाटर का डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वाटर इज पुलिंग अपवर्ड। अपवर्ड पुल होगा तभी तो फिर बाद में यहाँ पे जाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पे एनर्जी नहीं है, दैट्स द पॉइंट। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ज्यादा पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, बट नो एटीपी इज यूज्ड। ओके, सो वाटर इज पुल्ड, ये चीज याद रखना, वाटर इज पुल्ड अपवर्ड। और कैसे होगा? पैसिवली, एनर्जी का कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब किसी चीज को आपको धक्का देना तो वहां पे आपकी एनर्जी लगेगी, करेक्ट। बट कोई चीज Yes. ऑटोमेटिकली जब अट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पे आपका एनर्जी नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पुलिंग। ओके, सो वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स पैसिवली विदाउट एटीपी या फिर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. So here we are done with this passive absorption. आई होप सबको क्लियर है। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। पैसिव होने के बाद फिर हम एक्टिव की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? Yes. प्लीज ये लिख लो 2 पॉइंट। योर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो चीजें इसमें क्या होंगी, आपका डेफिनेटली एनर्जी इन्वॉल्व होगा, करेक्ट, एटीपी यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पे आपका रूट प्रेशर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, पैसिव में ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व है, राइट। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से ऑटोमेटिकली चीजें अट्रैक्ट हो रही है और चीजों को वो पुल कर रहा है, वाटर कंटेंट, जिसकी वजह से आपका वाटर मूवमेंट दिखा रहा है। बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आपका रूट प्रेशर इन्वॉल्व होगा। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब पैसिव नहीं कर पाएगा। यस और नो? Yes. तो ये एक चीज, हाँ यहाँ पे डे टाइम मेंशन है ना। एक्टिव वाला कब होगा? ड्यूरिंग नाइट। So first of all, active remaining 2% occurs during night time. जब आपका पैसिव अवेलेबल नहीं होगा वो टाइम पे आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। ट्रांसपिरेशन जब बंद होगा, जब स्टोमेटा क्लोज होगा। ये हुआ लिख के बच्चा लोग? Done, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. ओके, एक्टिव वाले में 2 चीजें लिखो, उसके बाद में बाइफर्केट करेंगे हम। पहले 2 चीजें लिखो, इट ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये कैसा होता है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मतलब डेफिनेटली यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एनर्जी, एज वाटर इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी अगेंस्ट द डीपीटी ग्रेडियंट। डीपीडी मतलब डिफरेंस हमारा, ओके। So it is against the डीपीडी ग्रेडियंट, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली एनर्जी का रिक्वायरमेंट लग रहा है। सो देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी या फिर एटीपी यूटिलाइज्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं। डन? Yes, ma'am. दोनों लाइन लिखिए। ओके,
तो अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस समझा सबको, पैसिव 98% होता है, डे टाइम पे होता है, ट्रांसपिरेशन के वजह से होता है। एक्टिव आपका ड्यूरिंग नाइट होता है, ओनली 2%। और जहाँ पे आपका एनर्जी इन्वॉल्व है, पैसिव में वाटर वॉज पुलिंग, ठीक है। सो हियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है आपका ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। सबको ऑस्मोसिस पता है क्या होता है? Yes. ओके अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एटकिन एंड प्राइसली। उन्होंने क्या बोला कि वाटर जो एब्जॉर्ब होगा सॉइल से वो कैसे होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मतलब किसके वजह से होगा, ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस सबको पता है क्या होता है, करेक्ट। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होगा तो ऑस्मोटिक कंडीशन होगा। तो ऑस्मोसिस में एनर्जी लगा था बच्चा लोग? No. नहीं लगा था, राइट। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जब क्रिएट होगा तो आपका डायरेक्टली एनर्जी नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे डीपीडी डेवलप होगा। हमने पढ़ा था डिफरेंस, करेक्ट। व्हाट इज द Yes. फुल फॉर्म ऑफ डीपीडी? Diffusion pressure deficit. यस। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके बाद आपका यहाँ पे अभी भी मैं बोल रही हूँ डायरेक्टली एनर्जी नहीं लग रहा है। ओके डायरेक्टली एनर्जी नहीं लग रहा है, आपका पहले डीपीडी क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट आपका वो डेवलप हो रहा है सेल से लेके पेरिसाइकल तक। क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना रूट की, उसके वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So due to DPD, a hydrostatic pressure is developed. Hydrostatic pressure is developed called as root pressure. समझ में आया बच्चा लोग? डीपीडी की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसको कौन सा प्रेशर बोला जाता है? Root pressure. रूट प्रेशर। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये रूट प्रेशर क्या करेगा, ये वाटर को फोर्स करेगा कि तुम पेरिसाइकल से, पेरिसाइकल के बाद हमारा कौन सा था, जाइलम था, करेक्ट। So now this root pressure will force the water molecules to move from pericycle to xylem और xylem के बाद directly upwards to the stem। क्योंकि हमने जो तभी डायग्राम देखा था वो हमारे रूट का ही डायग्राम था, मतलब रूट्स में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है वहां तक का वो दोनों पाथवे देखा था हमने। तो नाउ दिस प्रेशर विल फोर्स टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम किसी चीज को फोर्स करो तो उसके लिए तुमको एनर्जी लगेगा, करेक्ट। Yes. सो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी लगता है। तो पहले आपका डीपीडी प्रोड्यूस हो रहा है, डीपीडी क्रिएट होने की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसको रूट प्रेशर बोलते हैं। नाउ ड्यू टू दिस रूट प्रेशर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम पेरिसाइकल टू जाइलम, और जाइलम के बाद डायरेक्टली फाइनली काम क्या है, वाटर को कहां से कहां कैरी करना, फ्रॉम रूट टू स्टेम, राइट। सबको समझा ये ऑस्मोटिक वाला? Yes, ma'am. ओके किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट वन इज नॉन ऑस्मोटिक। अब आपका जो नॉन ऑस्मोटिक है बच्चा लोग, यहाँ पे भी दो साइंटिस्ट है, क्रैनर एंड थाइमन। इन्होंने क्या बोला कि आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना सॉइल से, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोला मतलब क्या, ऑब्वियसली डायरेक्टली यहाँ पे हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, यस और नो। अगर हम कोई भी चीज अगेंस्ट में कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एनर्जी इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली। यहाँ पे हमने कैसे देखा, इनडायरेक्टली लग रहा था, क्योंकि बाद में हमको क्या करना था, वाटर मॉलिक्यूल्स को वी आर फोर्सिंग टू मूव फ्रॉम पेरिसाइकल टू जाइलम एंड फाइनली अपवर्ड टू द स्टेम, करेक्ट। Yes. तो वहां पे एनर्जी हमारी इनडायरेक्टली लग रही थी, बट सिंस इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी
डायरेक्टली लग रहा है। किसी को कुछ डाउट यहां तक? तो दिस एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एनर्जी बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? Yes, अब ma'am. सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है बच्चा लोग? कौन से प्रोसेस से? Respiration. यस एग्जैक्टली। तो आपका जो रेस्पिरेशन होता है वहां से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी आपके सेल्स को मिलती है। ओके, तो अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमको पता है प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, यस और नो? Yes. तो दोनों में से अगर एक भी कम हुआ तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो CO2 भी अफेक्ट होगा, CO2 अफेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका रेस्पिरेशन अफेक्ट हुआ, तो एनर्जी अफेक्ट हुई, यस और नो? Yes. तो ऑक्सीजन भी कम है तो वो क्या अफेक्ट कर रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन आपका। समझ में आया? सो पुअर O2 content is directly proportional to water absorption. अगर O2 आपका पुअर, ऑक्सीजन का कंटेंट कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा? पुअर होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर। अभी ये हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। O2 का बात हो गया। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई रहने पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा या लो रहने पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, आपको प्लांट को वाटर कौन से सीजन में ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है? समर या विंटर, रेनी सीजन? Summer. एग्जैक्टली समर। तो इसका मतलब क्या? टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, आपको प्यास ज्यादा कब लगती है? समर में लगता है, करेक्ट। Yes. वाटर का रिक्वायरमेंट आपका भी समर सीजन में बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर जब हाई रहेगा तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है तो वो किसको करेगा? डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर एब्जॉर्प्शन। और अगर टेम्परेचर आपका लो है तो इट विल रिटार्ड द वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन भी उसमें कम हो जाता है। क्लियर है बच्चा? वी आर डन विद दिस एक्टिव एब्जॉर्प्शन। किसी को कुछ डाउट यहां तक? डिफरेंस समझ में आया अच्छे से? ऑस्मोटिक, नॉन ऑस्मोटिक? Yes, ma'am. ऑस्मोटिक इज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ हो रहा है, जबकि नॉन ऑस्मोटिक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारा ऑस्मोटिक में आपका एनर्जी डायरेक्टली नहीं यूज हो रहा है, पहले डीपीडी क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रूट प्रेशर द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मूव फ्रॉम पेरिसाइकल टू जाइलम एंड फाइनली अपवर्ड्स टू द स्टेम, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी आपकी एनर्जी लग रही है बट इट इज इनडायरेक्टली। नॉन ऑस्मोटिक में सिंस इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एनर्जी लग रहा है। अब उसके बाद हमने दो फैक्टर्स पढ़े, पहला ऑक्सीजन, दूसरा टेम्परेचर। ऑक्सीजन ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का कंटेंट इज प्रोपोर्शनल टू योर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा रेस्पिरेशन, उतना ज्यादा एनर्जी तो उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन। सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। और दूसरा हमने फैक्टर पढ़ा टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर लो है तो इट विल रिटार्ड द वाटर एब्जॉर्प्शन, आपका वहां पे कम होगा। लिखो ये। डन राइटिंग?